फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2 फरवरी 2023 को सी टेट के एग्ज़ाम में आई हुई आपके ईवीएस के क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये आप लोगों की डिमांड पे ही ईवीएस की और मैथ्स की वीडियोज स्टार्ट की गई हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इसके साथ ही साथ मैथ्स की वीडियोज कंटिन्यू पढ़ रही हैं। जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, जीरो से लेकर के यानी कि बेसिक से वहाँ पर मैथ्स पढ़ाई जा रही है। अगर आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा भी वीक हैं तब भी वहाँ पर मैथ्स इस तरीके से पढ़ाई जा रही है कि आपको मैथ्स का एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ना केवल शॉर्ट ट्रिक बल्कि आपको बेसिक भी बताया जा रहा है, जिससे कि कभी कभी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती हैं। एग्जाम में हम लोग शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक किस क्वेश्चन में लगेगी। तो इसीलिए आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर क्लियर कराया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों का इमरजेंसी में बेसिक कॉन्सेप्ट ही काम आता है। तो जिन लोगों ने मैथ्स की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स की वीडियोज़ भी देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली क्या है? भारत माता का दिल है, जो कि बिल्कुल सेंटर में है। अब यहाँ से अगर आप तिरुवनंतपुरम जाएंगे तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? ग्वालियर यानी कि एमपी, फिर भोपाल, नागपुर, उसके बाद पड़ेगा आपका विजयवाड़ा, चेन्नई और देन तिरुवनंतपुरम आप पहुंचेंगे। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? फर्स्ट नंबर का इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? तो देखिए, जब भूकंप आता है तो इतना टाइम नहीं होता है, या जब काफ़ी तेज भूकंप आता है तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम किसी बिल्डिंग या किसी भवन से निकल करके बाहर के ग्राउंड में आए। अगर भूकंप ज़्यादा तेज है तो आप क्या करेंगे? अगर आप क्लासरूम में हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं, तो विद्यालय में अगर आप क्लास में हैं तो सबसे पहले क्या देखेगा? जहाँ पर भी कोई मेज हो, मेज के तुरंत नीचे आप लोग बैठ जाइए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएं। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी हैवी चीज़ गिरेगी तो वो डायरेक्ट आपके सिर पर नहीं लगेगी और आप बुरी तरीके से जख्मी नहीं होंगे। वो पहले कहाँ गिरेगी? उस टेबल पर या बेंच पे गिरेगी, जिससे आपका सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या होता है? सिर होता है। तो वो चीज़ डायरेक्ट आपके सिर पे नहीं लगेगी, जिससे आपकी जान बच सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? किसी भी मेज या डेस्क के नीचे छुप जाना है या उसके नीचे बैठ जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, इसमें आपको ऑप्शन ये भी मिलेगा कि सबसे पहला कदम आप इमारत से बाहर दौड़ जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? इतनी हड़बड़ी मच जाती है कि हर कोई यही सोचता है कि सबसे पहले बाहर निकलने की कोशिश करें। तो इस भागदौड़ में कई लोग पैरों के नीचे भी आ जाते हैं। तो सबसे जो आपको होशियारी का काम करना, क्या करना है कि अगर आप क्लासरूम में हैं तो आप अपनी बेंच के नीचे बैठ जाइए, इससे आप सेफ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? तो ये शामिल है आपका कलमकारी में। ऑप्शन इसका थर्ड सही है। मधुबनी मैंने बताया था बिहार की पेंटिंग है और ये भी काफ़ी पूछी जाती है। अगर बात करें फुलकारी, तो फुलकारी जो है आपका, वो आपका पंजाब का परिधान है। आपने देखा होगा पंजाब में, या फिर मोस्टली क्या होता है कि जो पंजाबी जो स्त्रियाँ होती, लड़कियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? फुलकारी टाइप से चुन्नी होती है एक, उसको डालती। इसमें क्या रहता है? रेशम की कढ़ाई रहती है। ये मोस्टली आपको ऑरेंज या रेड, ग्रीन और ब्लू इस कलर में आपको देखने को मिलेगी। और बर्ली क्या होता है? तो बर्ली एक आपका महाराष्ट्र का एक परिधान है। तो चारों ही ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए, जिससे कि अगर कोई और ऑप्शन भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले तो आप उसको टिक कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस राज्य में नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो नीरज चोपड़ा कहाँ से संबंधित है? ये हरियाणा से संबंधित है। और यहाँ का मुख्य भोजन क्या है? यहाँ के लोग खाते हैं रोटी, दाल, राजमा और आलू के पराठे। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है? रोटी, दाल, राजमा, आलू के पराठे। तो जिस राज्य से नीरज चोपड़ा यानी कि हरियाणा से संबंधित है तो यहाँ के लोग यही चीज़ें खाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा का जो पसंदीदा भोजन है या जो खाद्य पदार्थ है वो है चूरमा, बाटी चूरमा, इनको बहुत पसंद है। नेक्स्ट देखते हैं। हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे,
रोप कर कक्षा की दीवारों को सजाती है, वह क्या कर रही है? तो वो पुनः प्रयोग में इन चीज़ों को ला रही है। ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? तो ये है आलू, गुलाब और गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन करिए जिन्हें पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ये है आपका गन्ना, आलू, अदरक और कमल डंठल। गन्ना आपका पौधे का कौन सा भाग है? तना है। आलू भी आपका तना है। अदरक जो है वो तना का कौन सा भाग है? भाग तने का। ये तने के भी कई प्रकार होते हैं, तो ये प्रकंद है। कमल डंठल भी आपका क्या है? तना है। तो ये सारे एक ही भाग से संबंधित हैं पौधों के, तो ऑप्शन आपका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी के अभिभावक हैं और बी सी के पिता हैं। डी बी की पत्नी है। ए और डी के बीच क्या संबंध है? मान लीजिए ए कौन है? ए हो गए आपके बाबा जी या दादा, और बी आपके कौन हो गए? पिताजी। अब क्या लिखा? बी सी के पिता हैं, और आप मान लीजिए कौन है? आप है सी। बी जो है वो सी के पिता है, ए जो है वो बी के पिता है, डी जो है वो बी की पत्नी है। ये बी की पत्नी कौन है? डी। बी की पत्नी यानी कि आपकी कौन हुई? माता जी हुई। ए और डी के बीच क्या संबंध है? अब इन दोनों के बीच में संबंध बताना है। तो डी ए की कौन हुई? ये पुत्रवधू हुई, यानी कि आपकी जो मम्मी है वो आपके बाबा या दादा की कौन हुई? वो पुत्रवधू हुई। तो डी ए की कौन हुई? पुत्रवधू हुई। ऐसे मैंने आपको समझा दिया लिख के, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आई थिंक आ गया होगा। ए आप कौन है? बाबा। मान लीजिए आपके बाबा का नाम है ए, आपका नाम है सी और आपके पिताजी हैं बी। तो क्या लिखा है? बी सी के पिता हैं, डी बी की पत्नी है, यानी कि आपके पिताजी का नाम बी है और डी कौन है? बी की पत्नी, यानी कि आपकी माता जी हो गई। और ए का क्या संबंध है? तो ए जो है ए की ये कौन है? पुत्रवधू है। तो ऑप्शन इसका क्या सही है? ए, वो डी ए की पुत्रवधू है। ऑप्शन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका फैलाव यानी कि छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? तो ये होता है आपका आम। आम का जो गुठली होती है वो आपने देखा होगा, अक्सर क्या होता है, लोग आम की गुठली को खा के डाल देते हैं, और उसके बाद बरसात का सीजन आता है, तो ये बरसात के सीजन में ही इससे क्या निकल आते हैं? पेड़ बन जाते हैं। तो इसका जो अधिकांशतः जो छितराव या फैलाव है वो पशुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। तो ये है आपके उल्लू, बाज और चील। इनकी भोजन संबंधी आदतें यानी कि सारे ही कौन हैं? मांसाहारी हैं। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लेखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन करिए। तो इसमें जो त्योहार हैं वो कौन कौन से हैं? बिहू, वैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी। इन सारे ही पर्वों की विशेषता ये है, ये पर्व तब मनाए जाते हैं जब वहाँ उस क्षेत्र में या उस राज्य में जो नई फसल है वो कटकर आती है। बिहू की बात करें तो बिहू कहाँ का है? असम का है। बैसाखी आपका कहाँ का है? तो बैसाखी आपका पंजाब और हरियाणा का है। मकर संक्रांति आपका बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और लोहड़ी की अगर बात करें तो लोहड़ी आपका मनाया जाता है पंजाब में। तो इस तरीके से सारी ऑप्शन मैंने क्लियर कर दी। कभी कभी पूछ लिया जाता है बैसाखी कहाँ का त्यौहार है या बिहू कहाँ का है, तो बिहू असम, वैसाखी आपका हरियाणा और पंजाब, मकर संक्रांति एमपी और यूपी, और लोहड़ी आपका पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पश्चिम घाट के पर्वतीय स्थानों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप इस स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? तो जो पश्चिमी घाट में पड़ते हैं वो क्या है? महाबलेश्वर, मुन्नार और ऊटी, ये तीनों पड़ते हैं आपके पश्चिमी घाट में, यानी कि इधर तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा या फिर युग्म जो है वो सही है? तो इसमें जो आपका सही है वो आपका करेला सही है। करेला की बेल होती, लता होती है,
ये इस तरीके से पेड़ पर चढ़ी होती हैं और इसी में क्या करेले जो हैं वो लगते हैं। गुलाब की बात करें तो गुलाब का हमेशा ध्यान रखिए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गुलाब ना कोई वृक्ष है ना कोई पौधा है, गुलाब जो है वो एक झाड़ है, यहाँ की झाड़ी है, कटीली झाड़ी है गुलाब की। और करेला का मैंने बता दिया, करेला क्या है, एक बेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? तो ये है आपका बिल्ली। गाय, भैंस और भेड़ क्या देती, दूध देती है, बकरी भी आपका दूध देती है। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? तो इसकी विशेषता ये नहीं है कि ये अपने आवास में अलग से अकेले रहते हैं। हमेशा साइबेरियन सारस का झुंड होता है, ये हमेशा आपको एक भारी संख्या में इनका ग्रुप होता है, 10 से 15, 20 से 25 इस तरीके से ग्रुप में दिखेंगे, कभी भी ये आपको अकेले नहीं दिखेंगे। तो ये इनकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तकनीकों में रेटिंग स्केल के में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो रेटिंग स्केल में जिसका उपयोग होता है वो है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावी युक्ति पहचानिए। तो ये युक्ति है आपकी कहानियाँ और किस्से, जो कि बच्चों को जो शिक्षण अधिगम है उससे जोड़ते हैं। तो ऑप्शन इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो ये आपका नहीं है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ये आपका सीखने में रचनात्मक आकलन नहीं है, ये नेगेटिव माना जाता है, इसीलिए ऑप्शन आपका सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण विधि से उनके छात्रों को मदद मिलेगी, यानी कि उनके छात्रों को किससे मदद मिलेगी? तो मदद मिलेगी कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सहसंबंधित करने में। ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? तो इस गतिविधि का उद्देश्य है कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। ये प्रदर्शनी इस उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो जो सबसे उपयुक्त उद्देश्य है वो है कि शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए। तो मैंने आपको बताया था, कहीं भी सृजनात्मकता या रचनात्मक जैसे शब्द मिल जाएं, यही आपके सबसे अच्छे ऑप्शन होते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित निरंकुश जो वातावरण है वो संबंधित नहीं है। ऑप्शन इसका थर्ड सही है। बाकी आपका एकीकृत, प्रक्रिया और वैचारिक यानी कि धारणात्मक तीनों ही सही, लेकिन निरंकुश एक निगेटिव वर्ड है, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? तो ये है एकीकृत विधि। ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है। तो ये करता है बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, संसाधनों की उपलब्धता पर और बच्चों की ज़रूरतों पर। तो ऑप्शन इसका ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो स्थानीय संसाधन है, यानी कि लोकल जो रिसोर्स है वो सबसे उपयोगी हैं। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है। ये इसीलिए क्योंकि वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण अवलोकन कौशल को विकसित करना है। तो ऑप्शन इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? तो जो बच्चों में विकसित होता है वो है करके सीखने की प्रवृत्ति। जब बच्चे करके सीखते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं, मैंने कई बार बताया। ऑप्शन इसका थर्ड सही है। पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी वाचन या कहानी सुनाना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण है? तो ये कारण है विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सके। ऑप्शन इसका फोर्थ सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान ले जा सकें। तो वो किस ओर उसका ध्यान ले जा सकें कि भारी बोझ ढोने से पशुओं के शोषण पर। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं बच्चे क्या जानना चाहते हैं। तो इसीलिए प्रश्न पूछना जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में हम लोग ने आज बात करी है 2 फरवरी 2023 को सी टेट के एग्जाम में आए थे ईवीएस के क्वेश्चंस को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।